बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आउटलाइन आप तक पहुंच चुकी होगी, और उसी को मैं जी फ़िलहाल सर, फ़ॉलो आप करूँगा। तो सबसे पहले ओके। जो एलएमएस के हवाले से हमारा जो नया एड्रेस है वो ये एसकेटी एलएमएस यूएमटी ईडीयू के है। पहले ये था एसकेटी डॉट एलएमएस, वो सॉरी एसके एलएमएस एसकेटी था। अच्छा, अब इसको सर लॉगिन करने के बाद ना कई दफ़ा थोड़ी शुरू में जो परेशानी मुझे हुई थी, क्योंकि इंटरफ़ेस नया था, तो उसमें परेशानी ये होती है कि आपने किस तरह से अपने कोर्सेज़ ढूँढने हैं। तो वो पहले मैं यहाँ से राइट। सर्च किया करता था अपने नाम को, और फिर उसके बाद फिर चीज़ें आया करती थी। लेकिन फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता समझ आई कि यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आएँगे, तो डैशबोर्ड पे आपके जो करंट कोर्सेज़ हैं, वो आपको अवेलेबल होंगे। तो करंट कोर्सेज़ मैं इस वक़्त जो पढ़ा रहा हूँ, वो एक ये है और एक ये है। ये तो ख़ैर ये हम सबको मिले हुए हैं। ये मेरी बता वो लाहौर ने शायद ऐड की है। ओके। अब इसमें ये है कि जो पहला जो टॉपिक है वो ये है कि आपने कोर्स समरी कैसे ऐड करनी है। कोर्स समरी के मतलब एक फ्री टेक्स्ट है जिसमें आप कोर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में इसको एक और काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि बच्चों को बताने के लिए आपका सेक्शन कौन-सा है। अब यहाँ पर जो फ़ॉर्मेट इन्होंने दिया है वो ये है कि पहले आपने टाइटल लिखना है कोर्स का, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्टर का नाम और फिर उसका सेक्शन। यहाँ पे ये नहीं बताना ये सीएस है, एसई है, एमसीएस है, क्या है, ये कुछ नहीं बताना। तो वो उसमें ये होती है थोड़ी-सी परेशानी। अब जैसे यहाँ पे है, इसको भी मैं वापस आपको दिखा दूँ एक चीज़। यहाँ पे यही कोर्स था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी स्प्रिंग 2020 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये कोर्स ऑफर हो रहा है। हालाँकि ये कोर्स आईटी का है, ठीक है जी। आईटी का तो आईटी के डिपार्टमेंट में होना चाहिए चले, लेकिन अगर कंबाइंड होता तो फिर उसका क्या करना? तो वो थोड़ी-सी परेशानी आती है, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब वो कहाँ से ऐड होनी है, वो जो डिस्प्ले होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ये जो नीचे लाइन लिखी हुई आ रही है, जो कोर्स समरी लिखी जाती है, वो कोर्स टाइटल के नीचे डिस्प्ले हो जाती है, जिससे बच्चों को आइडिया हो जाता है कि कौन-सा कोर्स है। तो यहाँ पे इसको ओके। कहाँ से चेंज करना है, वो चेंज करने के लिए जब भी आपने पूरे कोर्स में कुछ चेंज करनी है, तो ये गियर आइकन है। इसके बाद यहाँ पे एडिट सेटिंग। ये जो सेटिंग्स होंगी, ये कोर्स वाइज़ सेटिंग्स हैं। पूरे कोर्स की सेटिंग्स यहाँ से चेंज होंगी। तो इसको ओके फिलहाल भाई। एडिट सेटिंग्स, और इसके बाद नाम तो हम नहीं चेंज कर सकते, शॉर्ट नेम भी चेंज नहीं कर सकते। क्या चेंज कर सकते हैं कि कोर्स अवेलेबल है कि नहीं है, कब कोर्स स्टार्ट हुआ था और कब एंड होगा। एंड की भी कर सकते हैं ऑप्शन, तो इन्होंने 2 जून की रखी हुई है हमारे पास इस वक़्त, कुछ भी ओके। अवेलेबल नहीं। ये तो ये जो नॉर्मली दो जून ही है सर? सर मेरा ख़्याल है 2 जून, अभी मैंने ईमेल देखी नहीं है। मैं ज़रा थोड़ा-सा मसरूफ़ रहा हूँ और उसमें एक्सटेंशन की कोई बात आई है। होनी तो इतनी चाहिए थी, 15 वीक्स ही होती है। तो अब राइट। देखें एक्सटेंड होगा तो कहाँ तक जाएगा। अब सर उसमें जो आपने जो कोर्स समरी लिखेंगे वो ये जो पार्ट है यहाँ पे लिखेंगे, ये जो पार्ट लिखेंगे तो वो जो कोर्स टाइटल डिस्प्ले हो रहा था उसके नीचे ये चीज़ लिखी हुई है आज। अब होता क्या है, पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ जिस वजह से कोर्स समरी की ज़रूरत पेश आती है। अब ये होपफुली आप मेरा दूसरा टैब देख पा रहे होंगे। अगर नहीं देख पा रहे होंगे तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, फिर मैं इसको री-शेयर कर दूँगा। एक ही टैब है सर ये आपका अ कोर्स ओवरव्यू वाला? ये तो कोर्स समरी है ना, जिसमें अब ये मैंने एक जी, और जी, जी। डैशबोर्ड ओपन किया है, ये भी होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने पूरा वेब ब्राउज़र शेयर किया है। जी, जी, आ गया। अच्छा, अब हुआ क्या, वो मैं आपको बताता हूँ मेरे पास्ट कोर्सेज़ में जिस वजह से मैं ये समरी की बात कर रहा हूँ। अब ये देखिए, ये है कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ये 2 सेक्शंस हैं, उस दोनों में नाम सेम है, ठीक है जी। मेरा भी इसी तरह से, बच्चों को कैसे पता चलेगा कि ये हमाद नकवी और मुसासन हमाद कौन है, क्योंकि ये मैं ही हूँ मुसासन हमाद नकवी। अब हुँ। मुझे भी कई दफ़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैं किस कोर्स में कौन-सी, क्योंकि असाइनमेंट्स डिफरेंट देनी है, क्विज़ेज़ डिफरेंट देने हैं, तो फिर परेशानी होती है। तो राइट। उसमें अब ये एक कोर्स आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब ये तीनों जो कोर्सेज़ हैं, ये एक ही हैं। मतलब ओके ये भाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ा रहा था, मैं ये कंप्यूटर साइंस और आईटी को पढ़ा रहा था, ये एमसीएस को पढ़ा रहा था, ये 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं। अब इसके हवाले से मैंने क्या किया कि इसका एक आइकन चेंज कर दिया, जिससे थोड़ी-सी आसानी होगी। फिर ये हो गया, लेकिन कुछ केसेज़ में अगर उसे मोबाइल पे देखते हैं तो हो सकता है आइकन उस तरह से सही तरीके से विज़िबल ना हो। तो बेहतर राइट ये है सर। कि यहाँ पे इस किस्म का कोई टेक्स्ट जो है वो ऐड कर दें, या बच्चे को उस कोर्स के एलएमएस का लिंक दे दें, 2 सूरतें हैं। तो दोनों में मैं ये है बेहतर रिकमेंडेशन मेरी ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख दें,
और उसके बाद उसका आइकन भी लगा दें। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन जो है कोर्स की, वो या कोर्स समरी जिसको कह रहा हूँ, वो बेहतर रहती है काफ़ी हद तक। यस 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 सर, ये वन लाइन समरी होती है, वन लाइन समरी देनी होती है हमें। नहीं सर, आप कोर्स आउटलाइन के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसको भी कर सकते हैं ना, मतलब कोर्स आउटलाइन में जो चीज़ लिखी हुई है उसको आप कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दें तो वो भी काफ़ी हद तक हो जाएगा, लेकिन उसमें स्टार्टिंग में सेक्शन मेंशन कर देंगे कि ये फलां वाले बच्चे जो हैं इसमें आ जाएं। तो ये तो सारी 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 कोर्स आउटलाइन शेयर करनी होती हाँ जी, है वो ये जस्ट। नहीं, यहाँ पे कोर्स आउटलाइन शेयर नहीं करनी, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके। आउटलाइन शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वो राइट। रूल्स के मुताबिक आप हम लोग पहले, अभी तो मैं तो खैर एलएमएस पे अपलोड करता था, लेकिन जब मैं शुरू में आया था तो यहाँ पे एक नॉर्म थी, वो ये कि आप आउटलाइन लेंगे, फोटोकॉपी के पास जाएँगे, फोटोकॉपी करवाएँगे और पहली क्लास में हर बच्चे को आपने वो फोटोकॉपी प्रिंट आउट देना है। तो फिर मैं ओके कहा जी राइट। ये तो पेपर का ज़िया है, आप इसको ना करें, तो फिर मैंने एलएमएस पे अपलोड करना शुरू कर दी। लेकिन वो चूँकि आपकी जो इवैल्यूएशन होती है उसके अंदर एक क्वेश्चन ये होता है बच्चों के लिए कि जी कोर्स आउटलाइन आपको फर्स्ट टाइम प्रोवाइड की गई थी कि नहीं? तो कोर्स आउटलाइन यहाँ पे नहीं, कोर्स आउटलाइन मेन पेज पे। ये सिर्फ़ डिस्क्रिप्शन है जो कि इस पार्ट पे डिस्प्ले होगी, जिससे आप थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं बच्चे को। इसके ओके। बाद कोर्स आइकन है, इसको ये आमतौर पे आपको एडिटेड मिलता है, तो इसको ये है कि आप एडिट करके इसके ऊपर नाम वगैरह खुद से टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने एक किया था। फिर इसके बाद एक हिस्सा आता है कुछ सेटिंग्स में, कोर्स फॉर्मेट। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि तमाम कोर्सेज़ को वीकली फॉर्मेट में रखा जाए, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। सिंगल एक्टिविटी है, सोशल है, क्लास, टॉपिक्स, तो वीकली फॉर्मेट। बाकी फॉर्मेट्स मैंने ऐसे यूज़ नहीं किए, तो मैं उस पे भी कमेंट नहीं कर पाऊँगा। और फिर ये जो ऑप्शन है हिडन सेक्शंस आर शोन इन कोलैप्स्ड फॉर्म, वो क्या है कि अगर कोई सेक्शन है पेज का जो वीक है सपोज, तो वो अगर उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है तो वो कोलैप्स्ड होगा। और उसके बाद कोर्स लेआउट, ऑल सेक्शंस ऑन वन पेज। इसका मतलब ये है कि अगर आपके 15 वीक्स हैं तो 15 वीक्स सिंगल पेज के ऊपर नजर आएंगे। फिर है जी अपीयरेंस। ये सर काइंड फॉर्मेट दोबारा बताइए जी इसका सर बिल्कुल। फॉर्मेट। पहला ये है कि वीकली ये ये फॉर्मेट। ये ये, ये हम कहाँ से गए हैं फॉर्मेट पे? सर मेरी सेम है, थोड़ी वही सी वही अटेंशन डाइवर्ट हो वही मैं 1 मिनट दोबारा से आपको बता देता हूँ। इसको मैं मेन पे आता हूँ और फिर मैं से आपको दोबारा से बता देता हूँ। गई। राइट। सर ये है गियर आइकन एडिट सेटिंग कोर्स वाइज़ बिल्कुल हो सेटिंग्स गया के सर। लिए, ठीक है जी? अच्छा, अभी राइट। जैसे ये लोड होता है फिर मैं आपको बाकी बताता हूँ। तो ये तो डेट्स थी, यहाँ पे हम समरी की बात कर रहे थे। अब इसको हमने जब स्क्रॉल डाउन किया तो ये आ गया कोर्स फॉर्मेट। अब राइट कोर्स सर। फॉर्मेट में ऑप्शन आ गई वीकली फॉर्मेट की, वीक बाय वीक आ जाएगा, मतलब 18 से लेके से सपोज 25 तक का वीक, 26 से लेके से 31 तक का वीक, इस तरह से वीक्स में सेक्शंस डिवाइड हो जाएंगे। उसके ओके बाद राइट। हिडन सेक्शंस का मतलब ये है कि एक मिनट में पहले आपको कोर्स दिखा दूं ये नज़र कैसे आ रहा है, फिर उसके बाद ये जरा थोड़ी सी। वीकली फॉर्मेट में ही होना चाहिए सर ये। सर बेहतर रहता है क्योंकि आप ट्रैक कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं आपको यही कोर्स जिसकी एडिटिंग कर रहा हूँ ये कोर्स आपको दिखाता हूँ। ये देखें 18 से लेके 24 फरवरी तक ये एक सेक्शन है, ये एक वीक है। इसके हवाले से मैंने ये यहाँ पे डाटा अपलोड किया। नेक्स्ट वीक है ओके। उसके हवाले से डाटा अपलोड किया। अब यहाँ पे कोई ना कोई वीक होगा, जैसे 7 से 13 अप्रैल तक का मैंने कोई यहाँ पे डाटा अपलोड नहीं किया क्योंकि ये कोर्स जो है वो सिस्को के साथ में पढ़ा रहा हूँ, तो वो वहाँ पे कंटेंट उधर भी मैं शेयर कर रहा होता हूँ। तो ओके। ये चीज़ें, अब ये जो है ये है हिडन सेक्शंस आर इन कोलैप्स्ड फॉर्म। इसके अंदर कोई डाटा नहीं है तो वो सेक्शंस आर हिडन, लेकिन डेट्स ज़रूर आएँगी। और अलग बात है कि इनका ओके। नाम चेंज किया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि डेट्स के एतबार से रखें तो आपके लिए उसको आइडेंटिफ़ाई करना कि किस तारीख को मैंने क्या चीज़ें दी थी, तो वो ज़रा थोड़ी-सी आसानी रहती है। अच्छा, इसमें सर एक क्वेश्चन क्वेश्चन है, सॉरी फॉर सर इंटरप्शन। आप आपका एक अपना एजेंडा आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है क्वेश्चन कोई करना, मसला नहीं लेकिन सर, एक कोई मसला इंक्रीज नहीं। माइंड में आ गई। उसमें ये है कि सर लेट्स सपोज हमने क्विज ले लिया, गूगल फॉर्म्स पे क्विज ले लिया, एलएमएस हमारी एक्टिविटी लेट हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के पे ना, कि ना जी, तो जी, हम गूगल फॉर्म्स पे ले रहे थे। अब वो ठीक तो है। हमने ले लिए, इधर हम उसको लिंक करेंगे या दोबारा से हम कैसे शो करेंगे एलएमएस पे हमने तो गूगल फॉर्म्स पे वो क्विज लिया हुआ है और उसमें ये मार्क्स है और ये सारा सिस्टम है, तो वो हम इधर किस तरह उसको नहीं सर, मर्ज करेंगे, वो किस वो तरह? पॉसिबल नहीं होगा। उसमें ये है कि आप अपनी फाइल्स में ही रखें, ठीक है? मुझे नहीं पता ओके। कि इसमें कोई ऐसा प्लगइन है कि आप गूगल फॉर्म्स को एम्बेड कर सकते हैं।
मुझे इस चीज़ का कोई अच्छा। आइडिया नहीं है, मैंने ट्राई नहीं किया। लेकिन ये है कि मैं इसको देखूँगा कि गूगल फॉर्म्स पे इसमें एम्बेड कैसे कर सकते हैं। उसको ओके, उसको ओके। असल में हम लोग या यूएमटी जिसको कह लें, वो उसको ऑफ़िशियल ऐसे कंसिडर नहीं करती, लेकिन ज़ाहिर बात है आप अब ज़रूरत है और ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इस वजह से गए हैं ना, वरना तो इसी पे आना था। तो जी, उसको ऐसे ही ऐसे उसका ही। ये है कि आप बस अपना रिकॉर्ड कंप्लीट करके रखें कि जनाब ये फ़लाँ चीज़ पे हो गया और यहाँ पे बेशक एक लिंक दे दें उस गूगल फॉर्म का कि जनाब ये क्विज़ है और ये यहाँ पे जी, होगा तो अब उसके अंदर एक नोट लिख दें कि जनाब इन बच्चों की जो आईडीज़ नहीं बनी हुई थी है या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनका इंटरनेट का इश्यू था, जो भी वजह है, वो लिख दें और उसके बाद गूगल फॉर्म अच्छा। का दे दें लिंक कि जनाब ये बच्चे हैं ये तमाम बच्चे वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। और फिर उसके बाद ओके, उसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आप अपने पास फाइल्स में रख लें क्योंकि जब हमने फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो बच्चों का अटेम्प्ट चाहिए होता है वहाँ पे ग्रेडेड अटेम्प्ट चाहिए होता है फ़ोल्डर के लिए। तो एम्बेड तो फ़िलहाल शायद ना हो सकेगा। अच्छा राइट, अब राइट। सर वापस आ जाते हैं। तो इसमें ये है कि कोर्स के लेआउट वीकली बेहतर है। फिर उसके बाद अपीयरेंस इनको मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहने देता हूँ, इनको चेंज नहीं करता। और फिर ये आती है एक प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो मैक्सिमम फ़ाइल है जो आप अपने एलएमएस पे अपलोड कर सकते हैं, वो 5 एमबी है। आप सही है। अपलोड कर सकते हैं या कोई स्टूडेंट अपलोड कर सकता है, वो स्टूडेंट की तो आप लिमिट सेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी लिमिट ये है कि आप 5 एमबी इस कोर्स में अपलोड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, वो पाबंदी लग चुकी है, पहले ये पिछले एलएमएस पे 50 एमबी होती थी, यहाँ पे जब ये नया-नया आया था तो ये 20 हुई, फिर ये 10 हुई, 10 नहीं ये डायरेक्ट 5 होगी, 10 का इन्होंने अनाउंस किया था। तो बहरहाल अब ये है कि अब कोई भी फ़ाइल है, चाहे वो पेपर है, चाहे कोई आपने बुक अपलोड करनी है, कोई नोटिस अपलोड करना है, जो कोई भी फ़ाइल जाएगी वो 5 एमबी से ऊपर नहीं हो सकती। और बाकी ओके। सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट पे और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती कि कीवर्ड को हम क्या कहेंगे और फलाना को क्या कहेंगे, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल इसको सेव एंड डिस्प्ले जब हम करेंगे, तो वो सेटिंग्स हमारे पास पूरी कोर्स पे चेंज हो चुकी होगी। जो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी थी, वो ये यहाँ पे आएगी। जैसे मैं अभी इसको आपको दिखा देता हूँ कि डैशबोर्ड पे जब हम आएँगे तो हमारे पास ये जो चीज़ नज़र आएगी, जो डिस्क्रिप्शन हमने ख़ैर मैंने चेंज नहीं की थी, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन इस पोज़ीशन के ऊपर नज़र आ जाएगी। अभी ये ख़ैर पास्ट वाले आ रहे हैं इन प्रोग्रेस में, यहाँ पे उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ये, जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा था। अब यहाँ पे जब ये आपका कोर्स आ गया, तो ये कोर्स में हमारे पास जो चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है, वो किस तरह से ऐड करनी है उस पे डिस्कशन इंशाल्लाह शुरू कर लेते हैं। तो लेआउट हो गया, अपलोड फाइल साइज़ हो गया। अब है जी नोटिसेज़ की बात। नोटिसेज़ अनाउंसमेंट के सेक्शन में भी जाके लिखे जा सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफ़रेंस ये है कि अगर आप उसको इस सेक्शन में जैसे ये मैंने एक अनाउंसमेंट कल की ट्रेनिंग में एक डमी अनाउंसमेंट लिखी थी। ये वाला पार्ट अगर आप यहाँ पे लिख दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि अब बच्चे ने किसी ने अनाउंसमेंट देखनी है तो वो पहले इसको क्लिक करेगा और फिर जाके अनाउंसमेंट को देखेगा। अगर कोई फ़ाइल है तो इसको क्लिक करेगा और फिर फ़ाइल डाउनलोड होगी, फिर फ़ाइल को ओपन करेगा और फिर अनाउंसमेंट होगी। तो अनाउंसमेंट ये है कि वो जैसे ही एलएमएस लॉगिन करे मेन पेज पे है तो वहीं पे उसको सारा कुछ लिखा हुआ नज़र आ जाए। तो वो जनरल में सर हम नोटिस करेंगे। सॉरी? जनरल में सर नोटिस टाइप करेंगे जनरल में। नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी मैंने यहाँ पे सपोज़ ये 13 अप्रैल को मिड होना था। आमतौर पे मेरी मिड के नोटिसेज़ लगते हैं। वो अब मैं मेन पे नोटिस नहीं लगाता, राइट। वो मैं इस तरह से आके इस सेक्शन में यहाँ पे नोटिस लगाता हूँ, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। कोई चेंज करना है कोर्स में मतलब इस मेन पेज पे तो उसके लिए टर्न एडिटिंग ऑन करना पड़ता है हमें। तो वो फर्स्ट टाइम गेयर आइकन को क्लिक करके टर्न एडिटिंग ऑन कर देंगे। अब ये हमारे सारे सेक्शंस जो हैं वो एडिटेबल हो गए। अब यहाँ पर सपोज़ मैं 13 राइट। अप्रैल वाले पार्ट में लिखना चाहता हूँ, तो ये अगर मैं ये करूँगा तो इसका नाम चेंज होगा, ये जो डेट्स लिखी हुई थी। ठीक है? अगर इसको नहीं क्लिक करना है, ओके। यहाँ से आके एडिट और फिर एडिट वीक में आके, जब एडिट यहाँ आप मिड टर्म कर देंगे, मिड टर्म कर हाँ जी, देंगे। यहाँ पे मैं एक नोटिस लिख दूँगा कि जी मिड टर्म होगा, मिड टर्म का जो टाइम है, वो एक सपोज़ मैं मेंशन कर देता हूँ एट 1300 पीएसटी बस सपोज़ जैसे उनकी एक सिंपल सी वैल्यू और ख़ैर इसको मैं कलर वगैरह भी कर सकता हूँ, जो कि मैंने अभी फ़िलहाल नहीं किया।
ओके राइट। ये है कि वर्ड में आपने टाइप किया और टाइप करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये इस किस्म की एक राइट इन्फॉर्मेशन सर। आ जाएगी। ये मेरी एक पूरी अनाउंसमेंट होती है और उसमें जो कलर्स मैंने रखे हुए होते हैं वो होते हैं ब्लैक ऑन येलो या येलो ऑन ब्लैक। तो वो ज़रा थोड़ा-सा कैची ओके। होता है और वो बच्चों को ज़रा एक अपील करता है और वो उसको फिर देखते हैं वो क्या चीज़ है। तो राइट सर। यहाँ पर आप इस तरह से एक इस किस्म की एक इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। ये नोटिसेज़ ज़्यादा बेहतर होते हैं। फिर राइट कुछ सर। स्टार्टिंग में मैं दिया करता था देता हूँ अभी भी जब एक हमारी रेगुलर क्लास हो रही होती है, तो उस केस में वो होता है कि बच्चों को एक रूल्स एंड रेगुलेशन देता हूँ कि जनाब 10 मिनट से लेट नहीं होना, असाइनमेंट जो टाइम पे जमा करवानी है, तो वो एक मैं डॉक्यूमेंट पूरा बना लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ओके राइट। बाद उसको क्या करता हूँ नोटिसेस को सिंपली इसको क्या करना होता है जी, कोई भी आपके पास फाइल है जिसको आप ये मैंने इसको ज़ूम आउट किया थोड़ा-सा क्योंकि मैं अभी एक फाइल आपको अपलोड करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर ये जो एक पार्ट है, इसके अंदर मैं कहता हूँ कोई नोटिस है, कोई फाइल है, कोई बुक है, कोई भी मतलब चीज़ है जो आप बच्चों से शेयर करना चाह रहे हैं। तो एक तो तरीकाकार ये है कि यहाँ से आप ऐड एक्टिविटी और रिसोर्स कीजिए, उसके बाद फिर स्पेसिफिक कोई चीज़ सिलेक्ट करें और उसके बाद आप उसको ऐड करें। वो काफ़ी कह लें मुश्किल सा काम है मेरे ख़्याल में कि आपको इतनी मुश्किल होती है टाइम टेकिंग भी है। कि आपने फ़ाइल ऐड करनी है। तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि टर्न एडिटिंग ऑन करने के बाद डेस्कटॉप पे अगर फ़ाइल पड़ी है तो उसको क्लिक करें, ड्रैग करें और ये सेक्शन में लेके आएँ। ये आगे ऐड फाइल्स हियर यहाँ पे उसको ड्रॉप कर दें, फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। ओके। तो ये आसान काम है। हाँ, बाद में आपने अगर उसका कोई नाम चेंज करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये डॉक्यूमेंट था और आप इसको बताना चाह रहे थे कि ये रिसर्च पेपर है, तो आप इसको यहाँ पे लिखते हैं जी रिसर्च पेपर, उसको क्लिक करें और एडिट करें, रिसर्च पेपर, बस एक सिंपल लिखिए और एंटर कर दिया और ये फ़ाइल अब यहाँ पे रीनेम हो जाएगी। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो आप कोई फ़ाइल, कोई नोटिस यहाँ पे इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। वो ज़्यादा ज़रा आसान रहता है। कोई नोटिस हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया, कोई बुक हो गई या कोई इस किस्म की चीज़ होगी। अब साथ कुछ केसेज़ में आता है इमेज अगर हो गया तो वो भी ऐसे किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ होती है कि जी आपने वीडियो सपोज़ कोई आपने ऐड करनी है। तो उसका तरीकाकार ये है कि यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे जाने के बाद जो आपकी वीडियो है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, उसको राइट क्लिक कीजिए और उसका यूआरएल कॉपी कर लें। पुराने वाले एलएमएस पे ये था कि आप उसका एम्बेड कोड कॉपी करते थे, राइट क्लिक, कॉपी एम्बेड कोड और फिर यहाँ पे आके एडिट के अंदर हम ये वाली वैल्यूज़ पेस्ट कर देते थे। न्यू एलएमएस पे जो हमारे पास फैसिलिटी है, वो क्या है कि सिंपली आप जो यूआरएल है वीडियो का, उसको आएँगे यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसको सेव कर देंगे और फिर सेव करने के बाद जब वो वापस आएँगे अपने एलएमएस पे, तो ये वीडियो उस तरह से आपकी यहाँ पे एक एम्बेड हो चुकी होगी और वो प्ले इस एलएमएस के अंदर सॉरी ही फॉर होगी। इंटरप्शन सर। तो ये ठीक तो है सर? यूट्यूब की वीडियो को हम एम्बेड करने का वे आउट है। अगर हमारे हमारे सिस्टम में कोई वीडियो पड़ी है और उसका लिंक हम देना चाह रहे हैं या वो बच्चे प्ले करना चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबिलिटी है कि उसको यूट्यूब पे अपलोड किए बगैर बच्चों को हम दिखा दें? सर, उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अब आपकी जो फ़ाइल की अपलोडिंग लिमिट है वो 5 एमबी है, ठीक है? अगर तो ओके 5 एमबी ओके। की है तो आप उसको अपलोड कर देंगे और फिर वो बच्चे यूज़ कर सकेंगे। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी ही वीडियो अपनी जीमेल आईडी से जो पर्सनल आईडी है उससे यूट्यूब का चैनल बनाएँ, उसके ऊपर अपलोड करें। वो जो आपके पास वीडियो पड़ी हुई है जो आप शेयर करना राइट चाह सर। रहे हैं और फिर वो वाला जो आपको उसका लिंक मिलता है उसको आगे यहाँ पे आप शेयर कर दें। या वो उसको सोर्स को देते हैं। लेकिन ख़ैर यूट्यूब में ये है कि अगर वीडियो डुप्लिकेट होती है और इवन अगर उसके अंदर कोई ऑडियो ऐसी है जो कि किसी और का कॉपीराइट है, तो वो आपकी वीडियो लाइव नहीं होती। वो आपको वार्निंग मिल जाती है। मतलब मैं एक दफ़ा भी ओके। यहाँ पे वो राइट सर। नर्सरी राइम्स लगाए हुए थे बेटी के साथ और मैं कहा चलो थोड़ी-सी एक लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो वैसे ही वो मैंने ट्राई किया तो उसके अंदर ना 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद यूट्यूब कहता है कि जनाब ये जो आपका क्योंकि वो नर्सरी राइम्स चल रहे थे, तो वो यूट्यूब को पता चल गया कि ये जो साउंड है ये फलाँ चैनल की है, तो साथ ही उन्होंने मेरी लाइव स्ट्रीम को ब्लॉक कर दिया था। तो ये चीज़ें कर देते हैं। वो कॉपीराइट बड़े स्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे। तो इसलिए ओके ये है कि कहीं जिसकी जो ओरिजिनल वीडियो है उसका लिंक दे दीजिए। अगर आपकी है तो उसका एक अपनी जिसका आपके पास कॉपीराइट है उसको आप अपलोड करें और उसके बाद उसका लिंक दे दें। तो ये सर, एक ये फर्दर यूट्यूब वीडियोस
काफ़ी हेक्टिक काम नहीं ना रहता वीडियो बना के अपलोड करना, उसमें फिर आगे कमेंट्स आते हैं और कमेंट्स को मैनेज करना। हम तो बहुत ज़्यादा फिर इतने हाई टेक लिटरेट भी नहीं है आईटी से, जो कमेंट्स को मैनेज करें, ये करें, या वो कमेंट्स को ब्लॉक करना होता है, वीडियो बनाना और अपलोड करना। पता नहीं सर, मैं भी ऐसा कुछ नहीं करता। मतलब मैं अभी जैसे ये अभी सेशन होगा तो जब ये सारे सेशंस खत्म हो जाएँगे, मैं भी इसको अपलोड कर दूँगा। राइट सर, ठीक है? राइट सर। तो वो अपलोड कर दूँगा। मैं भी ऐसे, मेरे चैनल पे तो ख़ैर कोई भी कमेंट नहीं आते। मैं सिर्फ़ बेसिकली जो मेरे रोज़ के लेक्चर हो रहे होते हैं, वो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करता हूँ। जैसे अभी ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और इसके बाद इस सेशन को मैं अपलोड कर दूँगा और जो ओके, जिसने देखना होगा वो देख लेगा। तो ये इस तरह से हो राइट जाता है सर। बच्चों की हेल्प के लिए कि मतलब आमतौर पे आजकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चे क्या करते हैं कि अपने बेड से लेटे हुए होते हैं और ईयरफ़ोन लगाए होते हैं और वो लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं मोबाइल पे। तो उनका उतना ध्यान नहीं होता, ऐसे तो वो भी कहते हैं होता अच्छा है। जी हम बाद में ना वो जब उठेंगे तो खुद ही जो है ना वो लेक्चर अटेंड कर लेंगे। अभी हमने चूँकि अटेंडेंस लगवानी है और सर से कोई अगर क्वेश्चन हो तो पूछना है, तो इसलिए हम ऑनलाइन आए हुए हैं। तो वो उस वजह से वो रिकॉर्डिंग का भी यही फ़ायदा होता है कि रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि कई दफ़ा वो नोट नहीं करते, तो वो कहते हैं सर वो बस वीडियो का हुँ, लिंक दे दें, तो फिर वो वीडियो खुद ब खुद वो देख लेते हैं, तो उसके अंदर वो रिवाइज़ हो जाता है कि ये एक बात हुई थी। तो उसमें ये है ओके, कि अब ये वीडियो इस तरह से सर एम्बेड की जा सकती। फिर उसके बाद अब जो चीज़ें हैं, कोर्स आउटलाइन्स हो गई, बुक्स हो गई, नोटिसेज़ हो गए, वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, वो ज़्यादा बेहतरीन है। और पीपीटीज़ हो गई और हाँ, कुछ केसेज़ में लिंक्स हैं, आपने एक्सटर्नल लिंक देने हैं। जैसे मैंने ये एक लिंक दिया हुआ है डफ़ी हेल्पमैन की एक्सचेंज का, ठीक है? ये बेसिकली वीडियो ही है, लेकिन किसी और की वीडियो है, मेरी वीडियो नहीं है, ये डॉक्टर एडवर्ड ओके, जी अमरोसा साहब हैं। तो उनकी एक ट्रेनिंग वीडियो कोर्सेरा की। तो कोर्सेरा की जो वीडियो है, ये इसका मैंने लिंक दिया हुआ है क्योंकि कॉपीराइट मेरे पास नहीं है, तो मैंने लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से क्लिक करें और ये राइट पूरी वीडियो देख लें। तो ये चीज़ इस तरह से भी की जा सकती है। कोई यहाँ पे भी होपफुली यहाँ पे कर्बेरोस होगा, ये है कर्बेरोस है। ये कर्बेरोस एक डायलॉग है, एक आर्टिकल कह लें, वो उसका लिंक दिया हुआ है। ये एमआईटी का एक लिंक है जिसको पढ़ के बच्चों ने इसके बाद ये असाइनमेंट 3 बनानी है। इसको पढ़ना है और एक ओके, डायग्राम बनानी है। तो ये सारी चीज़ें राइट, इस तरह से एक्सटर्नल लिंक्स हैं, वो भी मैं इसमें एम्बेड कर चुका हूँ। इंटरनल भी खैर किए राइट, जा सकते हैं। फिर इसमें एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर अब असाइनमेंट कैसे देना? असाइनमेंट का सर तरीकाकार जो है वो ये है, यहाँ पे मैं एक पहले ये कल का मैंने एक बनाया हुआ, मैं ज़रा इसको कुछ चीज़ों को ज़रा डिलीट कर दूँ, क्योंकि फिर वो ये असल में लाइव कोर्स है तो बच्चे ज़रा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सर आपने एक नई असाइनमेंट दे दी थी। तो फिर वो राइट सर। इसलिए ना मैं ज़रा मैंने कल असल में जो ट्रेनिंग करवाई है उसके बाद में उसको डिलीट नहीं किया। अच्छा, अब इसमें एक असाइनमेंट बनानी है, तो असाइनमेंट बनाने के लिए यहाँ पर सिंपली ऐड एक्टिविटी रिसोर्स, ये अभी नहीं करना। इससे पहले आप असाइनमेंट की एक वर्ड फाइल दे दें। डिपेंड करता है आपने क्वेश्चन डायरेक्ट देना है या वर्ड की फाइल देनी है। अगर आपने वर्ड की फाइल देनी है ओके, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ या मतलब मेरे कोर्सेज़ में मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स देने होते हैं, तो वो वर्ड की फाइल बेहतर रहती है। ओके, वरना आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, जैसे ये एक असाइनमेंट लिंक है, इसको ऐड करने के लिए इधर ऐड करते हैं, ऐड असाइनमेंट और देन ओके, और उसके बाद इसकी कोई डिस्क्रिप्शन से, फिर मैं दोबारा से लिखूँगा टेस्ट असाइनमेंट, टेस्ट ही लिख लेते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, मतलब ये डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं असाइनमेंट की, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे शायद ना इसको पढ़ें। तो फाइल ये होती है, क्योंकि बस फाइल आ जाती है और फाइल आराम से देख लेते हैं। फिर ये ओके, उसकी मीन्स सेटिंग, मीन्स इंस्ट्रक्शन जितनी है वो एमएस वर्ड की फाइल में देके तो उसको साथ हाँ, हम जितने, अटैच कर हाँ दें। जी, मतलब वो पहले फाइल अपलोड करते हैं, उसके बाद सबमिशन लिंक देते हैं। ओके, फिर सबमिशन कब से शुरू होंगे और कब खत्म हो जाएँगे और कट ऑफ डेट क्या है, ये इसके बाद असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी 19 मई तक आप एक्सेप्ट करें और 20 मई रात के दिन 11:28 तक आप उसको, बल्कि दिन 11:28 की बजाय नहीं, इसको आप 20 मई रात 12 बजे तक एक्सेप्ट कर लें। 20 के बाद जैसे ही 21 मई रात का 12 बज के 1 मिनट हो जाएँगे तो एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, एलएमएस एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका जो ओके, फ़ायदा होता है वो ये होता है कि बच्चे कहते हैं कई दफ़ा कि सर 19 तारीख थी, मैं सर लेट हो गया, सर बस बिजली चली गई थी, सर इंटरनेट नहीं चल रहा था, सर बात ये है कि मेरा एलएमएस नहीं चल रहा था, सर वो फ़ाइल करप्ट हो गई। तो मतलब
वजूहात कि वो काफ़ी लोकल सारी। पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स जो हाँ हैं जी, हमारे बच्चों तो की, उसके लिए हल कुछ जेन्युइन भी हैं, कुछ अनजेन्युइन हैं। हाँ जी, तो उसमें क्या किया होता है मैंने, मैं कहता हूँ जी 19 आपकी ड्यू डेट है, 20 आपकी कट ऑफ डेट है, जिसको मैं कट टर्म यूज़ नहीं करता, मैं कहता हूँ जी बोनस डे है। अब उसमें होता ये है कि अगर कोई बच्चा 19 को मिस करता है या 1 मिनट का फ़र्क आता है, तो वो 20 को सबमिट कर सकता है। अब जब कोई बच्चा मेरे पास 21 को आएगा और वो आके कहेगा कि सर मैं असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाया 20 तारीख को, तो 20 ड्यू डेट थी, तो फिर मैं उसको कहता नहीं बेटे, जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो 19 मई थी। आपने 19 को जमा करवाना था, 20 तो मैंने आपको इसलिए दिया था कि कोई इश्यू आ जाए तो आप 20 को जमा करवा दें। तो फिर वो ज़रा थोड़ा-सा हो जाता है ओके। आसानी, क्योंकि बच्चे सर होता ये है कि आपके पास अगर से 50 का सेक्शन है और 50 के सेक्शन में आपने 4 असाइनमेंट्स दिए हैं, तो 200 असाइनमेंट्स हो गई हैं। अब 200 असाइनमेंट्स जो हैं या बिल्कुल, 50 असाइनमेंट्स पर वीक अगर आप दे रहे हैं, तो वो चेक करना भी मुश्किल होता है। और अगर आप उसको एक्सटेंशन एग्ज़ैक्टली, देते जाते हैं, तो फिर आप इन टाइम सेशंस जो हैं वो डिस्प्ले नहीं कर पाते। तो इसलिए ये चीज़ें बिल्कुल। थोड़ी-सी हेल्पफुल होती हैं। फिर ये है क्या डेट। कोई सॉरी फॉर इंटरप्शन, सेशनल की कोई डेडलाइन आई है कि असाइनमेंट्स और क्विज़ आपको अपलोड करना है? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं आई मेरे ख़्याल में, मैंने नहीं देखी। और फिर सेकंड सेकंड थिंग इसी से रिलेवेंट कि ये स्मार्ट वे क्या है, असाइनमेंट डाउनलोड करके चेक करते हैं और उस चेक करने का जी, तरीकाकार क्या है? आपको जी, कुछ जी। मैं एक्सपर्ट मैं एक्सपीरियंस मैं है मैं बताएँ? आता हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, जी, अब इसमें ये है कि आप नोटिफ़िकेशन लगा सकते हैं, अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ पे राइट साइड पे नोटिफ़िकेशन आ जाएगा उस डेट पे कि जी आपकी फलाना असाइनमेंट आपने चेक करनी है, तो ये इट इज़ अप टू यू। इसके बाद है जी 2 किस्म की सबमिशन है, एक ऑनलाइन टेक्स्ट है और एक फाइल सबमिशन है, द चॉइस इज़ योर्स। ऑनलाइन टेक्स्ट में स्टूडेंट आपका यहाँ पे ऑनलाइन टेक्स्ट जो है वो से 500 वर्ड आपकी लिमिट दे देते हैं कि 500 वर्ड की लिमिट है। इसके बाद आप इससे ज़्यादा बचे उसको सबमिट नहीं कर सकते। और दूसरा केस है कि आप कहते हैं जी फाइल सबमिशंस हो। फाइल सबमिशंस में जो ऑप्शन है वो क्या है कि मैक्सिमम फाइल्स आप 20 फाइल्स अपलोड कर सकते हैं एक असाइनमेंट के अगेंस्ट। तो मेरी रिकमेंडेशन होती है उसको 1 पे रखें, और 1 पे रखें। अगर उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं तो उसको बच्चों को कहें कि आप उसको ज़िप करें या आर-ए-आर करें और उस फाइल को अपलोड करें। और फिर उससे ये है, ओके, उसका ये फ़ायदा है कि आप चूँकि आपको हर बच्चे की अलग से सबमिशन चाहिए होती है। एक बच्चे की अगर 20 फाइल्स आ जाएँगी तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको हैंडल करना। तो उसमें ये है कि उसको उसका तरीकाकार मैंने रखा हुआ होता है कि आईडी और फिर अंडरस्कोर नेम, अंडरस्कोर असाइनमेंट नंबर, अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर। ये मेरा एक तरीकाकार है जिससे मुझे ज़रा फाइल्स ढूँढने में आसानी रहती है। और फिर ये वही लिमिट है, आप असाइनमेंट की साइज़ की लिमिट सेट कर रहे हैं। और फिर आप बता सकते हैं कि कौन-कौन सी फाइल्स की टाइप्स एक्सेप्टेबल हैं, तो वो यहाँ से जब चूज़ करेंगे ये पूरे ब्लॉक में, ये काफ़ी सारी लिस्ट्स हैं कि जनाब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे आर-ए-आर फाइल्स या ज़िप फाइल्स भेजें, ऑडियो फाइल्स कोई अपलोड नहीं कर सकता, कोई वीडीटी नहीं कर सकता, कोई इमेज अपलोड नहीं हो सकता, कोई स्प्रेडशीट और वेब की फाइल्स अपलोड नहीं हो सकती और वर्ड की फाइल्स भी यहीं पे होंगी कहीं। तो ये सारी चीज़ें आप उसपे लगा सकते हैं कि जनाब ये वाली फाइल्स जो हैं वो अपलोड हो सकें या ना हो सकें। फिर है जी फीडबैक। ओके, इसको फ़िलहाल इसलिए मैं यूज़ नहीं करता कि मैं वेब पे इनको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। मैं वेब पे असाइनमेंट चेक नहीं करता, मैं डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड करने के बाद फिर मैं चेक करता हूँ। ये ऑप्शंस तब इस्तेमाल होंगे जब आप यहीं पे मेन पे ग्रेड करते हैं। अब यहाँ पे ओके, ग्रेड करने से थोड़ा-सा मसला ये हो जाता है कि आपने उसको असाइनमेंट को फ़ोल्डर में भी लगाना होता है। तो वो ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल सा काम हो जाता है। आप अगर उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेते हैं और फिर उसके बाद वहीं से कॉपी करके दें, ये बेस्ट है, ये एवरेज, ये वर्स्ट है, तो वो थोड़ी-सी आसान सा काम हो जाता है। फिर है सबमिशन सेटिंग्स। वो ये है कि रिक्वायर द स्टूडेंट्स टू क्लिक सबमिट बटन। मैं रिकमेंड करूँगा इसको येस रखें। उसकी वजह ये है कि बच्चों के पास सबमिट का बटन डिस्प्ले होगा, वो क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट सबमिट होगी, ठीक है? असाइनमेंट सबमिशन की एक स्टेटमेंट भी कि जनाब मैं ये मेरा अपना काम है और इस किस्म की चीज़ें और वो सारी चीज़ें कि ये प्लेजराइज़ नहीं है, बस ओके, इस बात है। और फिर अटेम्प्ट्स आर रीओपन्ड, ये नेवर। अटेम्प्ट्स रीओपन्ड वाला केस तब इस्तेमाल होता है जब अब खुदा ना खास्ता अगर जैसे एक स्टूडेंट था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी टाँग टूट गई थी। वो मुझे कहता है कि सर मैं इस तरह से असाइनमेंट नहीं अच्छा, दे पाया, तो आप मुझे ना अलाउ कर दें। एक था एडमिट हो गया था, वो कहता है जनाब मैं असाइनमेंट नहीं दे सका, मुझे अलाउ कर दें। तो वो अगर ये नेवर पे होगा, तो आप असाइनमेंट की रीसबमिशन अच्छा, उसको अलाउ नहीं कर सकते। मैनुअल कर दें तो बेहतर ये है कि मैनुअल आप उसको बता दें कि आप एक बच्चे को सिलेक्ट करें और उसके बाद कर दें। तो उसको डिफ़ॉल्ट रहने दें क्योंकि ये सेटिंग बाद में भी चेंज हो जाती है।
फिर ग्रुप सबमिशन मैंने ओके कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमारी असाइनमेंट्स इंडिविजुअली होती है नॉर्मली। फिर नोटिफिकेशंस बच्चों को नोटिफाई करने की ज़रूरत है, तो मैं फ़िलहाल इसको नो करता हूँ, क्योंकि वो फिर बड़ा एक आज बच्चे सारे घर में पहुँच जाते हैं, मतलब ऑफ़िस में आ जाते होते हैं कि जनाब बताएँ। और फिर ये असाइनमेंट का ग्रेड है कि असाइनमेंट से 20 मार्क्स की थी, तो उस तरह से। और उसके बाद बाकी सारी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट, जिसको मैं बिल्कुल चेंज नहीं करता, ठीक है जी। और ये नई ऑप्शंस हैं, मैंने इनको काफ़ी सारी जो ऑप्शंस हैं इनको एक्सप्लोर भी नहीं किया अभी तक, क्योंकि हमारा जो पिछला वर्ज़न था वो और अभी इस वर्ज़न में काफ़ी हद तक डिफ़रेंस है। कुछ चीज़ें उसमें आसान थी, कुछ चीज़ें इसमें आसान है। अच्छा जी, सर असाइनमेंट ग्रेडेड ही चाहिए ना? जी सर, असाइनमेंट ग्रेडेड ही होती है नॉर्मली। मतलब अगर असाइनमेंट सर ग्रेडेड ही होनी चाहिए ना? होनी चाहिए, वो आप पे है। अगर आप कहते हैं कि जी एक टास्क देना चाहते हैं, तो वो आप पे है कि जी ठीक है, आप टास्क दे दें कि ये आप मुझे करके दिखाएँ। ये करना मुस्तहब अमल है, मतलब इस किस्म की चीज़ आप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सर आ गई। और प्लेजरिज्म सर कैसे चेक करेंगे बच्चों की? नहीं सर, लेट्स वो सपोज नहीं अगर होता, हमने कोई वो यहाँ पे नहीं होता, होता है। उसके लिए टर्निटिव नहीं है। यहाँ पे प्लेजरिज्म उस तरह से चेक नहीं होगा, ये कंफर्म बात है। यहाँ पे ये है कि जो बच्चों ने सबमिशन किए हैं, वो में शायद ऑप्शन अब मुझे नज़र नहीं आई असाइनमेंट बनाते हुए, वो थी वैसे कि आपस में थोड़ा-सा चेक कर लें। उसके लिए बेहतर तरीकाकार ये होता है कि आप यहाँ पे अपनी जो क्लास की आईडी है, एनरोलमेंट की वगैरह, जो आपकी टर्निटिव की है, वो वाले लिंक्स यहाँ पे दे दें। बच्चों से कहें कि आएँ, आके आप ये टर्निटिन के ऊपर सबमिट कर दें, तो टर्निटिन वो खुद ब खुद बच्चों से असाइनमेंट्स ले लेगा, आपको फ़ाइल खुद अपलोड नहीं करनी पड़ेगी उधर। ये टर्निटिन की फैसिलिटी है कि आप वहाँ पे असाइनमेंट क्रिएट करें, ठीक है? और अपनी क्लास क्रिएट करें, उसके अंदर असाइनमेंट क्रिएट करें, असाइनमेंट क्रिएट करने के बाद उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन इधर दे दें, और फिर उसके बाद बच्चे जो हैं असाइनमेंट उधर अपलोड कर देंगे और उसकी फिर रिपोर्ट्स भी जनरेट हो जाएँगी। तो प्लेजरिज़्म उधर चेक हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो उसके बाद अब प्लगइन शायद थी इसमें, अब मुझे नहीं पता कि इसमें इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, लेकिन प्लगइन अवेलेबल है टर्निटिन की इस सॉफ्टवेयर के लिए। अच्छा सर, अब ये बन गई असाइनमेंट। असाइनमेंट जब बन गई, तो यहाँ पर आपने अपने जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको कह देना है कि जनाब ये असाइनमेंट है, डेट है, वो सबमिट कर देंगे। जब वो सबमिट कर देंगे, तो अभी फिलहाल चूँकि ये मैंने एक नई असाइनमेंट बनाई है, तो जिसकी वजह से हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। मेरा सॉफ्टवेयर जो है आप वो अनएक्सपेक्टेडली एग्ज़िट कर गया जी था। जी अच्छा, अब आई आवाज़ आ रही अब इसमें ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी असाइनमेंट सबमिट करेंगे। जब सबमिट कर देंगे, तो चूँकि ये अभी मैंने जो चीज़ बनाई है, वो इस तरह से काम नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई सबमिशन नहीं होगी। जब वो सबमिट करेंगे, तो वो आप असाइनमेंट को जब क्लिक करेंगे, तो असाइनमेंट के हवाले से जितने सबमिशंस होंगे वो आपके सामने आ जाएँगे। और वो अभी यहाँ पे मैंने इसके हवाले से, तो चूँकि इसमें सबमिशन नहीं है, ये मैंने पता नहीं शायद कोई टेम्परेरी बनाई थी। तो यहाँ पे भी आगे एक देख लेते हैं, कौन सी असाइनमेंट मैंने दी थी। ये एक मैंने शायद वो फिर वो बनाया होगा, दोबारा से तो नहीं बना दिया। असाइनमेंट 1 एंड देन, हाँ, असल में ये वजह हुई है ना, 2 दफ़ा वो लिंक्स बने हुए हैं उसके, तो बच्चों ने शायद इस पे सबमिट की हुई होगी। अब यहाँ पर कोर्सेज़ जी ये सबमिट हुई थी। तो व्यू ऑल सबमिशंस जब करेंगे और तमाम असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिटेड होंगी, तो ये चीज़ें यहाँ से आप ग्रेड कर सकते हैं। वो जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ से आप जब ग्रेड करेंगे, तो ग्रेड करने के बाद वो आपका पीडीएफ एक एडिटेड टाइप सी चीज़ ओपन हो, बल्कि इसमें सबमिशन नहीं है, तो इसकी आउटपुट आएगी नहीं। इसको ज़रा मैं बैक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो क्लिक किया ये एक असाइनमेंट है। ये ग्रेड की बात करेंगे तो ये ओपन नहीं होगी, क्योंकि वो आर या ज़िप फाइल है। तो ये इस तरह से बच्चे ने अगर पीडीएफ या इस किस्म की वर्ड की फाइल जो है वो की होगी, तो वो हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। अब चूँकि यहाँ पे आर अपलोडेड है, तो इसका कोई प्रीव्यू नहीं आएगा। बाकी यहाँ से आप ग्रेड कर सकते हैं। तो वो उसका फ़िलहाल कोई इस तरह से काम नहीं होगा, क्योंकि ये एक ज़िप फाइल है। बेटर वे यही है कि हम इनको डाउनलोड करके तो ग्रेड डाउनलोड करें। कर लें। आप ये कह रहे हैं? जी, जी, बेहतर यही है, क्योंकि मैंने असल में ज़िप फ़ाइल माँगी हुई है ना बच्चों से। अब इसका तरीकाकार ओके। क्या है, या तो आप एक-एक को क्लिक-क्लिक करके डाउनलोड करें। दूसरा तरीकाकार जो बेहतरीन है, जो मैं करता होता हूँ, वो ये है कि सेलेक्ट कीजिए डाउनलोड ऑल सबमिशंस।
तो ये एक पूरी एक फ़ोल्डर एक आर डाउनलोड हो जाएगी, जिसके अंदर ये बाकी ज़िप फाइल्स होंगी और उसको आप एमएस वर्ड भी ऐसी हो जाएगी? हाँ जी। नहीं मतलब मेरे केस में एक बेसिकली सपोज़ आपके पास 50 सबमिशंस हैं, तो 50 सबमिशंस की वो एक ज़िप फाइल आपको बना के देगा। आप उस ज़िप को जब अनज़िप करेंगे तो उसके अंदर 50 वर्ड के डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएँगे। अब मेरे साथ तो ये होगा ये कहाँ कौन सा गियर था सर? ग्रेडिंग ऑल असाइनमेंट्स कहाँ गया अ, था ऊपर आपके यहाँ ये ऑल डाउनलोड? ग्रेडिंग एक्शन और फिर डाउनलोड ऑल सबमिशंस। इसके बाद ये राइट। जितनी भी फाइल्स हैं वो आपके सामने डाउनलोड होगी। अब यहाँ पे जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि जब आप ग्रेड करते हैं, तो ये देखिए उसने उसको असेंडिंग ऑर्डर में या जो भी आप जिस चीज़ को क्लिक करेंगे उस एतबार से उसने उसको सॉर्ट कर देना। तो वो हमें ज़रा थोड़ी-सी परेशानी होती है। इसलिए ये इसकी अवार्ड लिस्ट और आपकी जो ओरिजिनल अवार्ड लिस्ट है उसमें फ़र्क होता है। अब ये जब डाउनलोड हो जाएँगी, राइट। आप असाइनमेंट्स हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली ग्रेड लिख भी सकते हैं। सपोज़ ये बच्चे की बात हुई थी और मैं यहाँ पे कहता हूँ जी हसन अली, बच्चे को आपने बताना है तो यहाँ पे आप अपने पास डाउनलोड करें और बच्चे को यहाँ पे एक मार्क्स जो है वो दे दें जी 100 में से आप कहते हैं जी इसे 100 दे दिए आपको। और उसका जब सेव कर देंगे और फिर जब वो सेव हो जाएँगे, ये इधर असल में चूँकि मैंने अपना ये नोटिफाई स्टूडेंट्स तो सेव चेंजेस बच्चे को भी पता चल जाएगा आपके 100 में से 100 आए हैं और वो आसानी हो जाएगी। तो मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपने एक रिकॉर्ड इधर भी रखना है तो आप इधर भी रख सकते हैं। राइट। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गई असाइनमेंट की बात, इस तरह से आप असाइनमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। फिर जो असल चीज़ है वो है क्विज़ेज़। क्विज़ेज़ होते हैं सर ऑटो ग्रेडेड, ठीक है? अब वो किस तरह से करने हैं तो मेरी रिकमेंडेशन जो होती है आप ये भी है कि क्विज़ बना लें और उसके अंदर क्वेश्चंस ऐड कर लें। मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि पहले क्वेश्चंस बनाने और बाद में उससे क्विज़ क्रिएट कर लें। वो मैं कैसे करता हूँ? वो ये है कि जी फिर जी क्वेश्चन सर। बैंक बना के तो। जी, क्वेश्चन बैंक बना के। तो वो है गियर आइकन एंड मोर और मोर के बाद मेरी जो पर्सनल प्रेफ़रेंस है, वो है कि पहले मैं कैटेगरीज़ बनाता हूँ और कैटेगरीज़ में क्वेश्चन्स बनाता हूँ। डायरेक्टली क्वेश्चन्स भी बनाए जा सकते हैं। दोबारा क्वेश्चन्स पे ही आ जाते हैं। तो क्वेश्चन्स को बनाएँ और क्वेश्चन्स को बनाने के बाद आप किस किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी पहले ये लोड होता है तो मैं आपको मैंने असल में सेलेक्ट नहीं किया था। मैंने पहले ही उसको क्लिक कर दिया था। अच्छा, अब ये पहले लोड हो जाए, क्रिएट न्यू क्वेश्चन। 15 टाइप के क्वेश्चन है, 15 मुख्तलिफ सवाल हैं जो आप बना सकते हैं। मल्टीपल चॉइस है, ट्रू फॉल्स है, मैचिंग कॉलम है, शॉर्ट आंसर जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे होता है ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू टेक्स्ट इस्तेमाल करता हूँ और सिलेक्ट मिसिंग वर्ड यूज़ करता हूँ। ये ज़्यादातर मैं इन क्वेश्चंस को यूज़ कर रहा होता हूँ। अब हर एक क्वेश्चन में जो कल बल्कि सेशन में मैं एक बात नहीं बता पाया, वो ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर हर क्वेश्चन का फीडबैक होता है। पर क्वेश्चन बेसिस फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन का एक मैं नाम लिख दूंगा जो कि मुझे बताएगा कि ये क्वेश्चन क्या है असल क्वेश्चन या इस पोजीशन पे ठीक है ये क्वेश्चन का नाम क्योंकि वो लिस्ट में जब डिस्प्ले होगा तो क्या होगा फिर उसके मार्क्स कितने होंगे अब फीडबैक जो है वो क्या है वो ख़त्म करें ये देखें ये वाली ऑप्शन ज़रूर ख़त्म करें अगर ये आप ऑप्शंस ख़त्म नहीं करते और बच्चा उसको अटेम्प्ट करता है तो एलएमएस खुद उसको बता देगा जी ये क्वेश्चन आपका ठीक था ये गलत था ये ठीक था ये गलत था तो ये वाली चीज़ें जो है वो ख़त्म कर दें ठीक है और ये फिर है सर कहाँ से खत्म होना है सर? ये पॉइंट दोबारा बताइएगा। सर जी मैं फिर से बता देता हूँ इसको मैं ज़रा कैंसिल कर लूँ जैसे ही मैंने क्रिएट क्वेश्चन किया था तो जब भी आप क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो उसके एंड के ऊपर आता है जी कंबाइंड फीडबैक के नाम से चाहे वो मल्टीपल चॉइस है या ट्रू फॉल्स है ये जो कुछ भी है तो नॉर्मली तमाम क्वेश्चंस के एंड पे होता है अब ये एमसीक्यू के एंड के ऊपर ये देखें ना ये तो क्वेश्चन चॉइस है और उसकी आंसर ये तो क्वेश्चन और आंसर आंसर है, क्वेश्चन राइट। आंसर आंसर्स आ गए और ये एंड पे ये देखिए कंबाइंड फीडबैक बाय डिफॉल्ट इसमें होता है कि जी इफ द रिस्पांस इज करेक्ट तो उस मैसेज उसके बच्चे को लिखा हुआ आ जाएगा योर आंसर इज करेक्ट पार्शियली करेक्ट है तो उसको कह देंगे पार्शियली करेक्ट है इनकरेक्ट रिस्पांस का इनकरेक्ट तो इस चीज़ को हमने कोई उसको मैसेज नहीं देना है क्योंकि आप उसको मैसेज चला ये जाता ये है तो ये वो ये कहाँ से खत्म होगा सर? सर ये टेक्स्ट लिखा हुआ था ये देखिए ये जो लिखा हुआ था यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ था ठीक है जी ये टेक्स्ट लिखा हुआ था इस टेक्स्ट को आप सिर्फ खत्म कर दें कि बच्चे को कोई मैसेज डिस्प्ले ना हो ठीक है जी अगर आप वो नहीं करते तो बच्चे को मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और फिर उसको आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या गलत किया तो वो फिर दोबारा से उसको किसी दूसरे को बता देगा और वो अटेम्प्ट कर लेगा अच्छा अब इसमें क्या है यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूरे क्वेश्चन बैंक में आ गए अब क्विज क्रिएट करना है इससे लेकिन इसके अलावा एक चीज़ इंपोर्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन अगर आपके पास पुराना एलएमएस है तो उसका इंपोर्ट कर सकते हैं
लेकिन ये जो एक ही फॉर्मेट के नाम से चीज़ है, ये एमसीक्यूज़ के लिए आसान है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ठीक है जी, और वो डॉक्यूमेंट आप देखना चाहते हैं कि आप उससे क्विज़ेज़ बनाना चाहते हैं, तो ये तरीकाकार है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन नोटपैड की फ़ाइल में, उसके बाद फिर ए फर्स्ट ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन, चौथी ऑप्शन और एंड पे जो करेक्ट ऑप्शन है उसको लाज़मी शर्त ये है कि आंसर को आपने कैपिटलाइज़ करना है, कॉलन, फिर स्पेस और फिर ऑप्शन, जो करेक्ट है उसका नाम लिखना है। और ये सारे ये जो ऑप्शन के नाम है ये कैपिटल में होने हैं, ठीक है जी? ये ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप इस किस्म की लिखें और वर्ड की फ़ाइल में नोटपैड की फ़ाइल में सेव करें और नोटपैड की जो एन्कोडिंग होगी वो लाज़मी UTF-8 होनी चाहिए। नॉर्मली आंसी या आस्की होती है, तो जब वो टाइप सेलेक्ट करेंगे तो राइट साइड पे नोटपैड में वो आस्की या आंसी आ जाता है लिखा हुआ और UTF-8 भी आ जाता है। फिर वो फाइल आपकी सेव यूटीएफ हो कौन सी होनी चाहिए सर? यूटीएफ कौन सी होनी चाहिए सर? UTF-8 होनी चाहिए, ठीक है जी। जब आप जो नोटपैड है उसको सेव करेंगे तो उसकी अच्छा। एन्कोडिंग जो है जहाँ पे सेव का बटन होता है उसके साथ ही होता है। उसके अंदर एन्कोडिंग होती है ANSI, UTF-16, UTF-16BE, UTF-8, UTF-8 विद बॉम्ब, ये इस किस्म के कुछ फॉर्मेट्स हैं। तो आपने UTF-8 सेलेक्ट करके फाइल को सेव कर देना। और फिर सेव करने के बाद आप यहाँ पे वापस LMS पे आएँगे और LMS पे आके उसे कहेंगे जी एक ही फॉर्मेट है और यहाँ पे आके अपनी वो टेक्स्ट फाइल जो है उसको अपलोड कर देंगे और फिर इंपोर्ट कर देंगे और आपके जितने MCQs हैं, सिर्फ MCQs, वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे और इंपोर्ट होने के बाद आपके पास वो क्वेश्चन बैंक में आ जाएंगे। अब आपने एक क्विज क्रिएट करना है। अभी फिलहाल क्वेश्चंस इंपोर्ट हुए हैं और क्विज क्रिएट करने के लिए वही एक तरीकाकार ऐड, अब ये टेस्ट एक असाइनमेंट बनाई थी, यहीं पे एक क्विज बना लेते हैं, टेस्ट क्विज। और वो टेस्ट क्विज क्या है, यहाँ पर ये ऑप्शन है जी क्विज की, इसको हमने किया ऐड और ऐड करने के बाद थोड़ा सा डेफिनेटली वेट है क्योंकि इंटरनेट ऐसे ही है। और फिर यहाँ पे इसका कहते हैं जी टेस्ट क्विज और फिर इसके बाद कब शुरू होगा, ठीक है जी, कब ख़त्म होगा, इसकी टाइमिंग्स 12 मई है और 13 मई तक, ये नहीं है कि ऑन रहेगा। और अटेम्प्ट जो है वो सपोज जब बच्चा स्टार्ट करता है तो उसको मैक्सिमम 10 मिनट्स मिलेंगे तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के। फिर है ग्रेड, अटेम्प्ट्स अलाउड अनलिमिटेड नहीं, इसको आपने 1 या 2 जो भी आपने करना है। अगर आप 1 करते हैं तो फिर ये लास्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। अगर आप 1 से ज़्यादा करते हैं तो ये, अब क्वेश्चन उसमें ये पूछता है कि अगर आपके अटेम्प्ट्स 2 हैं, बच्चा 1 से ज़्यादा अटेम्प्ट करता है, तो आप कौन से मार्क्स रखना चाहेंगे? हाईएस्ट ग्रेड, एवरेज ग्रेड या फर्स्ट या लास्ट अटेम्प्ट कौन सा? तो मैं उसको हाईएस्ट राइट। ग्रेड करता हूँ, बच्चे खुश हो जाते हैं। और लेआउट राइट। ये इम्पोर्टेंट है, एवरी क्वेश्चन शुड बी डिस्प्लेड ऑन सिंगल पेज, मतलब 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। और उसके बाद सीक्वेंशियल मेथड कि आप पिछले क्वेश्चन पे वापस नहीं जा सकते। क्वेश्चन बिहेवियर, डेफर्ड फीडबैक, कोई क्वेश्चन का सीक्वेंशियल 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 क्वेश्चन में क्या करना है सर? सीक्वेंशियल में ये है कि आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पे 2 फिर 3 फिर 4, आप 4 के बाद राइट। 3 2 1 पे नहीं आप आ सकते। अगर फ्री होगा तो आप यू कैन मूव अराउंड। उसके बाद सीक्वेंशियल करना चाहिए। सीक्वेंशियल बेहतर रहता है। इसके बाद फिर शफल विद इन क्वेश्चंस के, क्वेश्चन नंबर 1 5 हो जाएगा और 5 6 हो जाएगा और 6 1 हो जाएगा, इस तरह से शफलिंग हो जाएगी, ठीक है जी। और डेफर्ड फीडबैक, कोई भी फीडबैक जो है वो भी नहीं देना। फिर इसके बाद है ये वाली ऑप्शंस जो है इसको सबको अनचेक करना। उसकी वजह ये है कि अगर क्विज क्लोज हो जाता है तो बच्चे को अपना अटेम्प्ट नजर आ जाए। क्विज क्लोज का मतलब वो जो ऊपर टाइम दिया है, एंडिंग टाइम, वो खत्म गुजर जाता है, तो उसके बाद उसको अटेम्प्ट नजर आ जाएगा, क्वेश्चन उसका सही था गलत था, मार्क्स सब कुछ नजर आ जाएगा। सब क्विज, ऑप्शन अनचेक करनी सर, हाँ जी वो ये इसलिए, सारी। हाँ जी वो इसलिए कि बच्चे को पता ना चल जाए, क्योंकि वो फिर फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने क्विज कर लिया, अगर ये वाली इमीडिएटली आफ्टर द अटेम्प्ट वाली ऑप्शन ऑन होती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि एक बच्चे ने क्विज अटेम्प्ट किया है, साथ ही उसको उसके अटेम्प्ट, उसका करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर वो सारा कुछ नजर आ जाएगा, वो स्क्रीनशॉट लेगा और वो अपने क्लास वालों को भेज देगा। नेक्स्ट जो है वो उसको पता चलेगा कौन सा सही था कौन सा गलत था, वो अटेम्प्ट कर लेगा। दूसरा केस है कि जी आप इमीडिएटली तो आप दिखाते नहीं है, तो आप कहते हैं जी ठीक है थोड़ी देर के बाद, ये जो भी टाइम पीरियड है लेटर, क्विज ओपन है तो आप
उसको कोई वो अगली दफ़ा लॉगिन करता तो उसको सारी चीज़ें दिखा दें, वो भी बंद कर दिया। क्विज़ का टाइम भी ख़त्म हो गया, आप कोई अटेम्प्ट भी नहीं कर सकता, तब भी आप क्विज़ उसको मैं नॉर्मली नहीं दिखाता, मैं इसको तो ये मैनुअली ओपन करता रिव्यू हूँ। रिव्यू ऑप्शंस को भी सारों को अनचेक करना होता है, ये जो हाँ, अनचेक है ये? हाँ, नहीं करना नहीं होता, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरी प्रेफ़रेंस ये है कि फ़िलहाल ना बताएँ। कि क्विज़ क्लोज़ हो ओके। जाए तो इस ऑप्शन को आप बेशक ऑन कर लें, लेकिन जब क्विज़ जो है वो है, तब तक वो बच्चों को आंसर्स ना बताएँ, उससे नुकसान ये होता है कि फिर बच्चे उस चीज़ को क्या कहते हैं, मिसयूज़ करते हैं। फिर है जी अपीयरेंस। यहाँ पे ये है कि लार्ज इमेज ऑफ द स्टूडेंट बेहतर रहेगा, क्योंकि वो जब आप प्रिंट करेंगे बच्चे के अटेम्प्ट को, तो वो ज़रा आसानी रहती है। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन अटेम्प्ट वो क्या है? वो ये है कि अगर आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि बच्चे के पास पासवर्ड हो और वो तब उसको अटेम्प्ट कर सके, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और आईपी टेस्ट की बेस पे भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो मैं यूज़ करता हूँ, अगर मैं डबल अटेम्प्ट दूँ, तो मैं कहता हूँ जी पहले अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट में 4 घंटे का फ़र्क होगा। ये नहीं है कि एक बंदा एक दफ़ा अटेम्प्ट करता है और साथ ही वो दूसरा अटेम्प्ट शुरू कर दे, नहीं, 4 घंटे का फ़र्क होगा। फिर उसके बाद फुल पॉपअप से मुराद ये है कि जब स्टूडेंट अटेम्प्ट करेगा तो फुल स्क्रीन पे उसके पास आएगा क्विज़, लिक और साथ वो किसी क्वेश्चन को कॉपी नहीं कर सकता, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता कहीं भी। ठीक है? मतलब कि गूगल कर ले, ठीक है जी? इसके बाद बाकी सारी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट पे, और उसके बाद सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स। अभी ये क्विज़ क्रिएट हुआ है, इसमें क्वेश्चन कोई नहीं है, क्विज़ की सेटिंग्स क्रिएट हुई हैं। अब यहाँ पर इसके अच्छा। अंदर मैंने ये क्विज़ आ गया है, इसके अंदर मैंने क्वेश्चंस ऐड करने हैं, और क्वेश्चन ऐड करने के लिए जब मैं इसको दोबारा से क्लिक करूँगा, तो वो कह देगी क्विज़ इज़ एम्प्टी, तो कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं कहता हूँ जी एडिट क्विज़ के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और ये ऐड है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है जी? क्वेश्चन बैंक से भी कर सकता हूँ, रैंडम क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बैंक से ही होगा नॉर्मली। तो मैं कहता हूँ जी क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में एक कोर्स के, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, एक कोर्स के क्वेश्चन बैंक में कितने क्वेश्चन आप जो क्वेश्चन बैंक के बना के छोड़ देती हैं इन द एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स? वैसे एट द बिगिनिंग नहीं मैं बनाता, वो ये है कि जैसे-जैसे ज़रूरत पेश आती है, वैसे-वैसे मैं क्वेश्चन्स बनाता रहता हूँ। अब ये जो ओके। पर्टिकुलर कोर्स है, इसका यहाँ पे एक क्विज़ का क्वेश्चन बैंक का, क्योंकि बाकी क्विज़ मैं सिस्को नेटकैट के ऊपर कंडक्ट कर रहा हूँ। तो वो इसलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कम नज़र आ रहे हैं। तो वो जी साथ-साथ जी। मैं बनाता रहता हूँ। अब ये हुआ कि यहाँ से मैंने ये सारे क्वेश्चन सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद वो मेरे क्विज़ का हिस्सा बन जाएँगे। जब क्विज़ का मेरे हिस्सा बन जाएँगे, तो यहाँ पे वो बताएगा जी ये जो आपने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, उसके जो मार्क्स हैं वो ये हैं। आप उसको आउट ऑफ कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं, वहाँ पे यहाँ पे वैल्यू दें, और उसके बाद इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद जब आप वापस आएँगे क्विज़ पे, ठीक है जी? तो क्विज़ जो है वो आपके प्रीव्यू के लिए ऑन हो चुका है। इसके अंदर क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब जब मैंने इसको किया स्टार्ट अटेम्प्ट, तो यहाँ पर मेरे सामने आ जाएगा क्वेश्चन। अब इश्यू ये है कि मैं चूँकि एज़ टीचर लॉग्ड इन हूँ, ठीक है? तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट होगा, वो इसको कॉपी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे ये है, सपोज़ मैं यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो उनको आंसर कर देता हूँ, वो सही है या गलत है, मुझे भी कुछ नहीं पता चलेगा। ये मैंने इसलिए प्रीव्यू इसलिए होता है कि आपको पता चल जाए कि आपने कोई क्वेश्चन तो नहीं गलत लिख दिया, बच्चे को नज़र कैसे आएगा, इस किस्म की चीज़ें। तो ये मैं फ़िलहाल किसी भी क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहा। तो ये करने के बाद ये मैंने फिनिश अटेम्प्ट कर दिया, और अब मैंने चूँकि ऑप्शन रखी हुई थी, आंसर सेव्ड, आपने ऑप्शन नहीं दिया, रिटर्न टू अटेम्प्ट, मैं कहता हूँ सबमिट ऑल एंड फिनिश। ये मैं एक सबमिशन स्टेटमेंट दे रहा हूँ। 10 मिनट और थे, बल्कि मैंने उसको नहीं किया। अब यहाँ पे मुझे उसने फीडबैक कोई नहीं दिया। ये मेरा टोटल अटेम्प्ट मुझे नज़र आ गया। ठीक है जी? ये मेरा रिव्यू है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दिए, मैंने रिव्यू कर लिया। ओके जी, ठीक है, इसके कितने नंबर थे फिनिश रिव्यू, ये बचा, उसको इस तरह से नज़र आएगा। अब इसके बाद जो इसके आंसर्स के जो मार्क्स हैं, वो कैसे नज़र आएँगे? वो जब मैं इस कोर्स पे वापस आता हूँ और इसकी ग्रेड बुक में मुझे आंसर्स नज़र आ जाएँगे। वो कहाँ पे होती है, वो मुझे खुद अब फ़िलहाल मैं देखता हूँ। 1 मिनट, स्क्रीन इधर नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी। तो यहाँ पर जब मैंने ग्रेड्स को क्लिक किया, तो होपफुली ये ग्रेड समरी आ गई मेरे पास। लेफ्ट साइड पे ग्रेड्स को जब मैंने क्लिक किया, तो ये एक ग्रेड समरी आ गई, और यहाँ पर ये तमाम बच्चों की असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ के नंबर्स आ गए। ये अलग बात है कि स्क्रीन पे पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा, तो मैं इसको थोड़ा-सा कोलैप्स वगैरह करूँगा।
या सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जी जी। उनको चेक करने का वे आउट ऑटो चेक करता है, हमने को आंसर देना जरूरी होता है हमें, या बाद में कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं जो बच्चे नहीं सर, खुद से लिखें? ओपन एंडेड नहीं कर पाएगा। वो होता ही है कि उसका तरीकाकार ये है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में वो वाइल्ड कार्ड को ढूंढता है, मतलब कोई कीवर्ड आप दे देते हैं तो उसको वो ढूंढता है और उसके बाद उसके बेस पे वो ग्रेड करता है। कई दफ़ा वो उसको गलत मार्क कर देता है, ठीक है? तो वो राइट आप सर। मैनुअल ओवरराइड करते हैं उसको जाके। अच्छा वो सर, वो वो जो की आप कार्ड क्या बोला आपने? वाइल्ड कार्ड मतलब आप उसको कहते हैं कि जनाब इसके अंदर ये पैटर्न हो वर्ड्स का, तो राइट वो सर। तब वो चल सकता है, वरना वो नहीं वो चलता। कहाँ कहाँ हमने फीड करना होता है वो वाइल्ड कार्ड? जब आप शॉर्ट आंसर बनाएँगे तब, ठीक है? हाँ, ऑप्शन है वाइल्ड कार्ड की? हाँ जी, वो आपको क्वेश्चन की उसमें वो बता देगा कि इस तरह से आपने करना है। अच्छा, अब ये है कि ये आ गए बच्चों के ग्रेड्स, ठीक है? ये तो आप देख सकते हैं, ये तो ग्रेड बुक है उसकी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आप डाउनलोड करें, ठीक है जी? तो डाउनलोड करने के लिए वो यहाँ पे एक्सपोर्ट है, ठीक है? इसमें तमाम असाइनमेंट्स के मार्क्स जो हैं वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी आप कहते हैं जी एक क्विज़ के करने हैं, तो आप कहते हैं जी एक जो उसमें से क्विज़ सिलेक्ट करने नहीं तो ये सारे आ गए। बाकी आप कहते हैं जी एक्सपोर्ट ऑप्शन के रियल नंबर हो, परसेंटेज नहीं चाहिए, रियल नंबर चाहिए, ओरिजिनल मार्क्स चाहिए, इसके बाद डाउनलोड कर दें तो आपकी फ़ाइल जो है वो उसकी एक डाउनलोड हो जाएगी जिसमें वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? ये ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट है, इसमें डाउनलोड होगा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल की स्प्रेडशीट डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? और वो डाउनलोड करके आप अपने पास रखें और वहाँ से डेटा यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका ये है, ये इसमें ये राइट पूरे कोर्स के ग्रेड्स आ रहे हैं। आप इंडिविजुअल कोर्स के ऊपर जाना असेसमेंट पे जाना चाहते हैं कि आप मुझे नहीं जी क्विज़ 1 के ही ग्रेड चाहिए सिर्फ। तो राइट आप जैसे ही सपोज़ अभी यहाँ पे जो सा क्विज़ अटेम्प्ट हुआ होगा उससे ये है। इस क्विज़ पे जाइए, जो भी आपका क्विज़ है, उसके बाद आप अटेम्प्ट्स क्लिक करेंगे, अटेम्प्ट्स पे नज़र आएगी जब बात, और उसके बाद चूँकि अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं तो आप कह दीजिए हाईएस्ट ग्रेड मुझे दिखाएँ, हाईएस्ट ग्रेड आ गया और फिर ये बच्चों के अटेम्प्ट्स हैं। यहाँ से भी आप बच्चों के अटेम्प्ट को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है? हर क्वेश्चन के मार्क्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है और आप ये देखिए जी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, एक्सेल स्प्रेडशीट, एचटीएमएल टेबल, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ओपन डॉक्यूमेंट या पीडीएफ। तो आपको ज़रूरत है क्योंकि आपने वैल्यूज़ यूज़ करनी है, इसको एक्सेल और डाउनलोड। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो आपको एक एक्सेल की फ़ाइल मिल जाएगी जिसके अंदर से आप डाटा को यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इस तरह से ग्रेड्स को एक्सपोर्ट करने का तरीकाकार। ठीक है सर? और ये सारी राइट। चीज़ें हो गई। एक चीज़ जो कि मैंने अभी जानबूझ के कवर नहीं की, वो है एनरोलमेंट की सेट करना, वो कैसे करते हैं? क्योंकि आउटलाइन में वो लिखा होता है। अब राइट। एनरोलमेंट की अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। मैंने इसलिए स्किप की है क्योंकि अब एनरोलमेंट्स काफ़ी बच्चों की हो चुकी हैं। तो सर वो इसमें सर ये रहने दें, एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी, जी। मेरी 5 बच्चों की एनरोलमेंट एक्सपायर हो जाती है, फिर उनका मैसेज आता है कि सर मेरी एनरोलमेंट मैं अब लॉगिन नहीं हो पा रहा है एलएमएस में, तो वो फिर मुझे जाके उनकी जो डेडलाइन है हाँ जी। एनरोलमेंट की उसको अनचेक करना पड़ता है कि वो फलां डेट एक्सपायर हो जाती है, तो मैं अनचेक करता हूँ तो चेक आ हाँ, जाती है दोबारा। ये चीज़ वो इसलिए कि यहाँ पे जब आप आते हैं ना यूज़र्स में, तो यहाँ पे एनरोलमेंट मेथड की जो सेटिंग्स हैं, इसके अंदर एक्सपायर के हवाले से इन्फॉर्मेशन होगी कि आप राइट। एनरोलमेंट ड्यूरेशन या ऑन हुई हुई है, ठीक है? या आप कहते हैं कि जी अनएनरोल्ड यूज़र्स फॉर दैट ये टाइम मतलब किस ऑप्शन में जाना है सर हमें पहले, सबसे पहले? वही गियर आइकन, ठीक है? दोबारा से तो बता वो देता हूँ। चलेंगे अ, एनरोलमेंट में, मैं एक बार फिर से सेल्फ बता देता एनरोलमेंट हूँ। चलेंगे। ये देखिए मोर मोर में आ जाएँ, यहाँ पे भी मेरे मिल जाएगी। 1 मिनट। मोर में यूजर्स, मोर में ए जाएंगे, मोर में मो जाके यूजर्स मोर पे। में आ जाइए और राइट साइड पे होगी यूज़र्स, ठीक है जी? ये यूज़र्स है राइट। कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पे एनरोलमेंट मेथड हैं आपके, ठीक है जी? और उसके बाद जब आप उसको क्लिक करते हैं, तो उसमें सेटिंग्स में यहाँ पे जहाँ पे आप एनरोलमेंट की देते हैं, तो यहाँ पर राइट। जो ऑप्शन है एनरोलमेंट ड्यूरेशन सेट हुई हुई होगी कहीं। एनरोलमेंट ड्यूरेशन के जनाब आप किसी बच्चे को 15 वीक्स के लिए एनरोल करें, जिस वक़्त एनरोल आता है वो 15 वीक्स के लिए हो, तो इसको अनचेक करें, राइट। ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट डेट और एंडिंग डेट, ठीक है, एनरोलमेंट की इसके हवाले से अनएनरोल वाली ऑप्शन जो है वो नॉर्मली यही है कि आपका जो ड्यूरेशन है वो होगी तो इसके बाद वो फिर उसको वो अनएनरोल कर रहा है, ठीक है?
तो वो चीज़ें, एनरोलमेंट ड्यूरेशन को अनचेक कर दें। हाँ, उसको अनचेक कर दें तो फिर वो बच्चे अनएनरोल नहीं होंगे। और ये इनएक्टिव यूज़र्स जो हैं, ये सेक्शन भी हो सकता है ऑन हो कि आप सपोज़ कोई यूज़र है वो इनएक्टिव है, से 90 डेज़ तो ख़ैर हमारे केस में अभी अप्लाई नहीं होगा। से हम कहते हैं जी से 14 डेज़ से कोई बंदा इनएक्टिव है तो उसको ऑटोमेटिकली अनएनरोल कर दें। तो ये चीज़ें इसको आप कहते हैं जी नेवर, ठीक है? और ये मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हर बच्चे को जो जितने भी हैं उनको कभी भी अनएनरोल ना करें। उसकी वजह है कि जब आपने बाद में उसका रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करना और वो बच्चा अनएनरोल हो गया हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपके लिए। आप वो तो स्टूडेंट है ही नहीं। और उसमें ये होता है कि बच्चा एक दफ़ा अनएनरोल कर गया, फिर एनरोल कर गया, तो वो उसका पिछला क्विज़ ढूँढना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो सर ये आज के हवाले से था। अब आपके क्वेश्चंस हैं और फिर उसके बाद फिर इसको इंशाल्लाह इसको एंड करेंगे। जी सर, कोई क्वेश्चंस हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं इसमें। सर एक एक क्वेश्चन है, आजकल जो हमें लेटेस्ट मेल आई है डॉक्टर बसुला सर, जैसे कोई न्यू कोर्स है जो सारों के लिए मैंडेटरी है, तो वो कौन सा जी कोर्स है जो सबने करना है, वो कुछ सर, मैं भी information उसकी ईमेल ढूँढ रहा हूँ, मुझे ईमेल एज़ सच उसकी मिली नहीं है, ठीक है? है? यहीं अच्छा। पे है कहीं न कहीं मैं देखता हूँ और उसके बाद मैं खुद भी बात करता हूँ, फिर देख के इंशाल्लाह फिर बता सकूँगा। वो होपफुली दोबारा से दे देंगे कि अगर लोगों ने नहीं किया, तो वो दोबारा से एक फिर ईमेल आ जाएगी कि ये कोर्सेज़ हैं, कि वो है जिसको आपने करना है। वो राइट। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। और कोई कोई क्वेश्चन है? मुझे लगा कि आप एंड कर रहे हैं।